भेजी हैं वो लेजर फॉर्मेट के अंदर कुछ मैंने चीज़ों की वर्किंग की है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद पहले वो ओपन करेंगे क्योंकि उसकी वर्किंग या एक्सेल पे हो नहीं सकती। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद देन वी गोना मूव टू बेसिकली द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वी विल सॉल्व द कैश फ्लो स्टेटमेंट हेयर। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो वर्किंग अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हम एक ही क्वेश्चन करते हैं, इसकी वैल्यूज चेंज करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 5 स्टार कंपनी इज एज फॉलोस। कंपनी का नाम है 5 स्टार कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा, जब भी आपको पता है कि वेन एवर वी मेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट through direct method or the indirect method, so basically we use the information from the profit and loss statement and the balance sheet. If the profit and loss statement itself is not given in the question, तो वो क्या करते हैं कि वो एडजस्टमेंट की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट्स की फॉर्म में दे देते हैं। वो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही इंफॉर्मेशन ड्राइव की होती है। इफ दे डू नॉट प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट, तो वो जस्ट जनरल आपको पॉइंट्स दे देते हैं नीचे, ठीक है, ट्रांजेक्शन की फॉर्म में, और वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो बेसिकली जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम दो तरह की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। टू कंपैरेटिव ईयर की बैलेंस शीट, क्योंकि उससे हमें अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे आना होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो इंफॉर्मेशन होती हैं विच आर इंपॉर्टेंट मैंडेटरी टू बेसिकली सॉल्व द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉब्लम। लेट मी मेक यू अटेंडी फर्स्ट। मैंने आपसे पेपर पैटर्न शेयर किया था। नो मैम। अच्छा, मैं भी शेयर कर देती हूँ। बाकी सिलेबस का तो पता ही है ना आपको। दिस इज द लास्ट टॉपिक, बाकी जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं आपके। ओके, अच्छा बच्चे, if I talk about your paper pattern, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 10 मार्क्स हैं। ठीक है, और बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आपके 3 पार्ट्स हैं। जी, जो सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली उसके आपके अगेन 10 मार्क्स हैं। थर्ड क्वेश्चन के बेसिकली आपके 8 मार्क्स हैं। और उसके 2 पार्ट्स हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके आपके 12 मार्क्स हैं। ठीक हो गया। सो ये टोटल 4 क्वेश्चंस हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन हैज 10 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन अगेन हैज 10 मार्क्स, द थर्ड क्वेश्चन हैज 8 एंड द फोर्थ वन हैज 12 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चंस आप इनको अगर इक्वल करें तो ये आपके 40 मार्क्स बनते हैं। तो जो पढ़ाया गया है इंशाल्लाह तो उन्हीं में से पेपर आएगा। बस थोड़ा सा कंसेप्ट वही होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, कंपनी के नेम चेंज हो जाएंगे, लेकिन चीज वही होगी। उससे आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज नहीं पूछी गई। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप ये देखें इस चीज को कि आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपका जो कॉलम है ये 2012 एंड 2013 यानी बिगिनिंग ईयर एंड क्लोजिंग ईयर। ठीक है, तो ये आपके पास बिगिनिंग ईयर का डाटा है और ये क्लोजिंग ईयर का डाटा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 630 आपकी बिगिनिंग ईयर की वैल्यू है, और आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो क्लोजिंग वैल्यू है दैट इज 850। सॉफ्टवेयर अगर आप देखें बिगिनिंग ईयर में आपके पास सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसका मतलब ये कि आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया होगा, और बाय द एंड ऑफ द ईयर अब आपकी जो सॉफ्टवेयर की वैल्यू है वो है 35 मिलियन इन पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, सो अब कितनी अमाउंट के ऊपर परचेज किया है, अगर आपने परचेज किया है तो अल्टीमेटली क्योंकि जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो मोटाइज होते हैं विद टाइम। सो ये एडजस्टमेंट के अंदर, ये ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन के अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हुई तो उसको हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री, अच्छा ये इन्वेंट्री या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बेसिकली आपकी वर्किंग कैपिटल
के अंदर चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ओवर द पीरियड, जो चेंज आ रहा होता है. सो वी कैन से चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है. अब आप ये देखें कि 41 बिगिनिंग आपकी इन्वेंट्री थी और 52 आपकी जो है वो बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री है. सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूँ जी. सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं. वो ये है कि जब भी आपके करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं ओवर द पीरियड, ठीक है, तो उसको हम डिडक्ट करते हैं. और व्हेन योर करंट एसेट्स सॉरी जब आपके करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको डिडक्ट करते हैं, और जब वो डिक्रीज होते हैं तो उसको ऐड करते हैं. ठीक है. और जब आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो उसको हम ऐड करते हैं, और जब आपकी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो उसको हम लेस या डिडक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. अब इसके पीछे क्या साइंस है वो हम आगे चल के बात करेंगे कि क्यों करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डिडक्ट करते हैं, और करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको ऐड करते हैं. करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो उनको ऐड करते हैं, और करंट लाइबिलिटीज जब आपकी डिक्रीज होती हैं तो उसको लेस या डिडक्ट कर रहे होते हैं. उसकी उसकी साइंस पे हम आगे जाएंगे. ठीक है. लेकिन जब भी आप स्टार्ट करेंगे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो हमेशा आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को नेट इनकम से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. नेट इनकम बिफोर टैक्स जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. आइदर ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है तो उसको हमें ड्राइव करना होगा विद सम इंफॉर्मेशन. ठीक है. थ्रू सम इंफॉर्मेशन. इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या नेट इनकम बिफोर टैक्स हमें गिवन है या गिवन नहीं है, और अगर गिवन नहीं है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे. तो जब भी नेट इनकम बिफोर टैक्स हमारे पास जो वैल्यू होगी बेसिकली, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने यहाँ पे जस्ट ऐड लिख देती हूँ क्योंकि वो फार्मूले को कैप्चर कर रहे हैं. ठीक है. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे. ठीक है. ये रूल है. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका नॉन कैश आइटम होता है, और कोई भी नॉन कैश आइटम जो ऑलरेडी आपने नेट इनकम से डिडक्ट किया होगा उसको ऐड बैक करेंगे, ताकि हमारी नेट इनकम कैश बेसिस पे आ जाए, एक्रूअल बेसिस पे. हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द मोटिव टू मेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट? बिकॉज हम नेट इनकम को, या हम अपनी जो भी हमारी अमाउंट है एक्चुअल, ठीक है, उसको हम कैश इन कैश इक्विवेलेंट पे ला रहे हैं कि एक्चुअल में आइडल कैश हमारे पास कितनी पड़ी है फ्रॉम 3 डिफरेंट एक्टिविटीज. सो जो भी अक्रूवल बेसिस की चीजें होंगी उनके इफेक्ट्स को खत्म करेंगे. जो भी इफेक्ट हमने किया होगा उसका रिवर्सल इम्पैक्ट एक तरह से लेकर आएंगे, ताकि हमारे पास जो एंड पर कैश की जो अमाउंट है वो एक्चुअल कैश बेसिस पर आ जाए, ताकि हमें ये पता हो कि फर्म के पास आइडल कैश कितनी पड़ी है. सो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आपका नॉन कैश आइटम है. राइट. दिस इज योर नॉन कैश एक्सपेंस और आइटम. सो ये आपने क्या करते थे, आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट करके नेट इनकम पे लेकर आते थे, जबकि ये आपका कैश आइटम नहीं है. यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट इन दैट पर्टिकुलर ईयर. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट्स व्हाई यू आर एडिंग बैक. ठीक है. उसके अलावा जो आपके लॉसेस हैं, जैसे इम्पेयरमेंट लॉस, इस तरह से कोई लॉस, ठीक है, जिसकी वजह से आपने किसी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया बट आपने पेमेंट नहीं की कैश की फॉर्म में, उसको भी आप ऐड कर लेंगे. ठीक है. इसके अलावा जो आपका गेन होगा उसको आप लेस कर देंगे. ठीक है. अब गेन को लेस क्यों करेंगे? अगेन, कि आपके किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, सो आप गेन को लेस करेंगे नेट इनकम बिफोर टैक्स में, क्योंकि ये आपने नेट इनकम बिफोर टैक्स को ऑलरेडी इसके साथ कहीं ना कहीं एंटरटेन किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है. अब यहाँ पे गेन को सब्ट्रैक्ट करने की रीजन ये है कि ये पार्ट हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सब्ट्रैक्ट करके इसको
हम बेसिकली कंसीडर करे होंगे इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी वजह से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नेट इनकम से इसका इफेक्ट खत्म करके जस्ट इसको एंटरटेन करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज अपने जहन में रखनी है कि जब भी हम नेट इनकम बिफोर टैक्स स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है कि इज देयर एनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो हम उसको ऐड बैक करेंगे। कोई लॉसेस हैं हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने से कोई लॉसेस हैं तो उसको हम ऐड बैक कर लेंगे। अगेन कोई हमारे पास गेन हो रहा है किसी प्रॉपर्टी को, किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, अगर कोई गेन है तो उसको लेस करेंगे ताकि उसका इफेक्ट हम सिर्फ इन्वेस्ट एक्टिविटी फ्रॉम बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर ट्रीट कर सके, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्लियर है आपको? सो फार क्लियर है आपको? यस मैम। ओके ओके, चलिए बच्चे आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हमें कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है। आपके पास जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो रही है। जब इन्वेंट्री आपके पास इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री आपका एसेट है, जब इन्वेंट्री इंक्रीज होगी इसका मतलब यू आर मेकिंग पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश अगेंस्ट परचेजिंग द इन्वेंट्री, राइट। ये वाली आप नेट इनकम से अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, जो डिफरेंस होगा। इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, जूम कर लेती हूँ ताकि हम ना, ओके। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस बताइएगा बच्चे। चेंजेस कितनी आ रही हैं? $13 से ना। 51 में से 41 को अगर माइनस करें आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 13। 13। ये जो चेंजेस हैं ये क्या करें? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आपके पास ये देखें कि आपके पास बिगिनिंग ईयर में 180 थी और अब आपके पास जो है वो 30 हो गया। इसका मतलब ये कि जो डिफरेंस के साथ आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दी है। कितनी वैल्यू के साथ आप सेल कर रहे हैं? मैंने ट्रेड रिसीवेबल की बात नहीं की, चलो मैं बाद में करती हूँ। तो कितनी वैल्यू के साथ आप इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं? 150 मिलियन की, ठीक है। ये बेसिकली डिक्रीज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ रहा है, ठीक है, यानी ये सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिक्रीज हो रही है तो कैश का इनफ्लो होगा। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, बट ये आपके इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट है। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, कितनी अमाउंट से? 36 मिलियन से, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? ट्रेड रिसीवेबल क्या है? आपके एसेट्स हैं। अब आप लोग बताएंगे इसका एनालिसिस। 36 से बेसिकली आपके डिक्रीज हो रहे हैं 36 मिलियन से। इसका क्या मतलब है? प्लीज लेट मी नो। दिस इज योर करंट एसेट्स। करंट एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, क्योंकि नाउ वी आर कलेक्टिंग द कैश फ्रॉम आवर कस्टमर्स, वी आर गेटिंग द कैश। कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक हो गया। उसके बाद ड्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया हुआ था, इसको देख लीजिएगा। ड्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये जो आपका कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो भी है आपका, बेसिकली इतनी अमाउंट आपकी ड्यू है, जो डिफरेंस के साथ आपकी अमाउंट है वो ड्यू है। 80 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितनी वैल्यू आती है आपके पास? 25। 25 ऐसे ही है। यस मैम। 25 से बेसिकली आपके जो ड्यूज हैं वो बेसिकली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जी। नेक्स्ट उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अच्छा, एंड पे हमने जाना कैश और कैश इक्विवेलेंट पे ही है। अगर आप ये देखें कि आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो 608 है और ओपनिंग बैलेंस है वो 392 है।
ठीक है। जी, तो अब आप डिफरेंस देखें 608 में से 392 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? मेरे पास 216 आ रही है, विच मीन्स इसका क्या मतलब है? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इसका मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 3 डिफरेंट एक्टिविटीज, सो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए? हमारे पास 216 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। सही हो गया ना? जो चेंज जो इंक्रीज आ रहा है वो ओवर द पीरियड आ रहा है 216 का। मैंने 608 को माइनस किया 392 से, मेरे पास 216 वैल्यू आई है। सो मेरे ओवर द पीरियड ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है सामने कि आपका कैश बैलेंस के अंदर इंक्रीज आ रहा है। सो ये इंक्रीज ऑफ कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो 3 डिफरेंट एक्टिविटीज से नेट कैश मेरे पास 216 मिलियन ही आनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। जी, अब आपके पास ऑर्डिनरी जो शेयर्स बिगिनिंग ईयर में है वो 300 हैं और आपके पास क्लोजिंग ईयर में वैल्यू है आपके पास 500। शेयर प्रीमियम 85 अगेन आपके पास क्लोजिंग टाइम के पे है शेयर प्रीमियम की वैल्यू 150। जनरल रिजर्व 100 और आपके पास जनरल रिजर्व बाय द एंड ऑफ द ईयर 20। इसका मतलब ये कि आपके जो जनरल रिजर्व्स हैं वो 20 इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 20 मिलियन की वैल्यू है जनरल रिजर्व की, ये आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और ये ट्रांसफर कहाँ से होता है आपका? कहाँ से होता है? तो हम कैसे जनरल रिजर्व के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? नेट प्रॉफिट से या रिटेन अर्निंग से, ये इसी से ट्रांसफर करते हैं ना। सो नेट प्रॉफिट से या रिटेन अर्निंग से 20 मिलियन हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करें। रिटेन अर्निंग हमारी क्या है? 40 बिगिनिंग टाइम की है और 66 आपकी क्लोजिंग टाइम की है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 9% लोन नोट्स रिडीमेबल, यानी कि ये वो लोन नोट है जो हमने बेसिकली वापस रिडेम्पशन इसकी होगी आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, अब ये देखिए कि 100 मिलियन आपकी ओपनिंग वो थी तो 60 अब आपकी क्लोजिंग है। इसका क्या मतलब है? ये जो 40 मिलियन की वैल्यू है ये आपने पे बैक की है लोन नोट। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि इतनी वैल्यू का आपका आउटफ्लो है। ये बेसिकली लोन नोट की जो अमाउंट है ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये 40 मिलियन से आपने डिडक्ट करनी है क्योंकि आप वापस पैसे उनको दे रहे हैं। ठीक है, डेफर्ड टैक्स। ठीक है, अब ये नॉन करंट लाइबिलिटी के जो डेफर्ड टैक्स हैं वो ओपनिंग 172 और क्लोजिंग 12। ठीक है, इसी तरह करंट लाइबिलिटी में अगर आप डेफर्ड ये देखें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखें तो करंट लाइबिलिटी की प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन थी डेफर्ड टैक्सेस की वो 213 और 83। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट क्या आ रही है? गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? गवर्नमेंट ग्रांट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, इसका हमने स्टैंडर्ड भी पढ़ा हुआ है IS 20। ठीक है, अब बिगिनिंग ईयर की 200 है नॉन करेंट लाइबिलिटी में और क्लोजिंग में 525 हो रही हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट हमारी करेंट लाइबिलिटी में 125 हैं और हमारे पास क्लोजिंग में करंट लाइबिलिटी में आ रही है गवर्नमेंट ग्रांट 100। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स की बात करते हैं। ट्रेड पेएबल्स अगर आप देखें तो आपके बिगिनिंग ईयर में 29 थे और अब आपके क्लोजिंग पीरियड में 71 है, तो कितनी अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड पेएबल्स? आप लोग बताएंगे कितनी वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रहे हैं? 71 माइनस 29, 42 42 मिलियन। 42 मिलियन। अब करंट लाइबिलिटी की मैंने क्या बात की थी कि जब करंट लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती हैं तो क्या होता है? सामने लिखा हुआ है, आप देखकर भी बता सकते हैं मुझे। ऐड करते हैं। एग्जैक्टली हम उसको ऐड करते होते हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड हमारे ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया था कि जब आपने कोई क्रेडिट बेसिस पे चीज परचेज की थी अपने क्रेडिटर से तो उस पॉइंट के ऊपर आपने कैश तो नहीं पे की थी, आपने सिर्फ चीजें खरीदी थी क्रेडिट बेसिस पे।
सो आपने उस साल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था। हम उस एक्सपेंस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि हम कैश बेसिस पर लेकर आ रहे हैं, तो हम उसको एड बैक कर देंगे। ठीक हो गया। सो आगे देखते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट में हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी को सेल करें। सेल प्रोसीड्स हमारे पास आ रही हैं बेसिकली 10 मिलियन। यानी कि जो बुक वैल्यू थी ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी की, वो आपकी बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू या बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो वैल्यू रिकॉर्ड की आफ्टर डिप्रिसिएशन वो 9.5 थी, लेकिन आपने उसको सेल किया 10 मिलियन पे। इसका क्या मतलब है कि 0.5 मिलियन का आपको गेन हो रहा है। तो यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, गेन ऑन सेल प्लांट एंड मशीनरी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम नेट इनकम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम गेन को क्या करेंगे, गेन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, गेन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, दैट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लेस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद करंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट टू ₹130। आपके पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो आपके पास है 130 मिलियन का। ये नॉन कैश आइटम है। नेट इनकम में से इसको हम ऐड करेंगे ताकि हमारा नेट इनकम हमारे कैश बेसिस पे आ जाए। सॉफ्टवेयर वाज परचेज ऑन जनवरी 1 2013 फॉर ₹40 मिलियन। आपने जो सॉफ्टवेयर परचेज किया था वो 40 मिलियन का परचेज किया था, लेकिन आप क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर की वैल्यू आ रही है वो 35 मिलियन आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है मेरा बच्चा? 40 मिलियन का देखिए आपने परचेज किया था, और अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 35 मिलियन की आ रही है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है 5 मिलियन का, उससे आपका सॉफ्टवेयर बाय द एंड ऑफ ईयर अमोर्टाइज हो रहा है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के साथ ही एक आपके एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन भी आया, वो है। ठीक है। उसके बाद इश्यूड इक्विटी बोनस शेयर्स ऑफ 1 फॉर एवरी 4 held. Share premium reserve is used for this issue on January 1, 2013. There was also cash shares issued on March 1, 2013. वो ये कह रहे हैं कि आपने जो बोनस शेयर्स हैं वो इशू किए हैं, लेकिन उनकी रेशियो जो थी वो 1/4 थी। यानी कि जो आप शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ना अपने पास, ठीक है, हर फोर हर बेसिकली 1 शेयर के 4 शेयर के अगेंस्ट में एक बोनस शेयर इशू करें। सो जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना उसको डिवाइड कर देंगे 4 से या 1/4 से, तो अल्टीमेटली उतने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आप इशू करें। ठीक है। Share premium reserves is used for this issue on January 1, 2013, and there was also cash shares issued on March 1. अब कैश शेयर्स कितने इशू किए हैं उसकी कैलकुलेशन हम टी अकाउंट की फॉर्म में करेंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो रेशियो है, इस रेशियो से आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, 1/4। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि total tax charge including deferred tax in the statement of profit and loss for the year to June 30, 2013 was ₹31 million. जो आपका टैक्स चार्ज हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है, फॉर द ईयर जून 30, 2013 वो आपका 31 मिलियन है। टैक्स उन्होंने बता दिया दैट इज 31 मिलियन, जो कि जून 30 में आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी was sold during the year at a profit of ₹27 million. This profit was credited to the statement of profit and loss. During the year, no further government security were purchased or sold. वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने सेल की हैं 27 मिलियन के प्रॉफिट पे, और वो प्रॉफिट आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन इसके अलावा और कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं थी जो आपने मजीद परचेज की या सेल की। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? ऊपर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पॉइंट है, उसके साथ इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब ₹40 मिलियन ऑफ लोन नोट वर रिडीम्ड एट पार्ट ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, ये चीज ना भी बताते तो मैं क्लियर थी, ये चीज यहाँ पे ना भी बताते ना तो मैं क्लियर थी। ये देखें किस तरह से क्लियर थी कि आप
का जो लोन नोट था वो बिगिनिंग ईयर में 100 था और आपकी क्लोजिंग टाइम पे 60 था, तो इसका मतलब 40 मिलियन से आपकी लोन नोट की लाइबिलिटी या अमाउंट आपकी कम हो रही है। सो इसका मतलब ये अमाउंट आप पे बैक कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो रिडीम हो रही है इसीलिए तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द लोन नोट इज पेड ईच ईयर ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। वो कह रहे हैं कि सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एक आप पे कर रहे हैं 30th जून को, एक आप पे कर रहे हैं 31st दिसंबर को। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 100 और 60 मिलियन के ऊपर। ठीक है। जो अमाउंट आपके पास मौजूद है 6/12 करेंगे और परसेंटेज आपके पास क्या थी, परसेंटेज आपके पास थी 9%, तो अप्लाई करेंगे। सो अल्टीमेटली हमारे पास दोनों वैल्यू की 2 डिफरेंट पॉइंट इन टाइम के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल साल का एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद 20 मिलियन वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये भी चीज हमें क्लियर है क्योंकि उन्होंने ऊपर हिंट दिया हुआ है हमें। अगर आप इसको देखें कि जनरल रिजर्व ये थे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली 20 मिलियन हम ट्रांसफर कर रहे हैं तभी तो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, अदरवाइज तो इंक्रीज ऐसे नहीं होते। ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2013 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड इन अकॉर्डेंस विद IAS 7। अभी पहले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं ताकि फिर हम आगे मूव करें। किसी एक पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल में कोई कंफ्यूजन, सबसे पहले हमें सवाल समझना था। There is no confusion, right? अच्छा बच्चे, अब अपने मोबाइल से पिक्चर ओपन काइंडली करें और उस पिक्चर को देख के हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने सामने ऐसे रखा हुआ है। प्लीज ओपन द पिक्चर, लेट मी नो, सो उस बेसिस पे मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करती हूँ। जी। अच्छा बच्चे देखिएगा, अ, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बेसिकली एक बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। उसके अंदर आपके पास मैं क्वेश्चन को ऊपर ओपन रखती हूँ ताकि मुझे जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर आप ये देखें तो बैलेंस आपके पास जो ब्रॉड डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस था वो 630 था, जिसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन थी, वो डेप्रिसिएशन थी 130 मिलियन। अगर आप क्वेश्चन को देखें ना, मैं क्वेश्चन को ओपन करती हूँ, अगर आप पिक्चर आपने ओपन की हुई है। सो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था वो बेसिकली ये था 130 मिलियन। ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है, एंट्री क्या बनती है हमारे पास कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है। दूसरी तरफ बच्चे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो बुक वैल्यू के ऊपर जिस पे सेल किया था वो 9.5 मिलियन। ठीक है। 9.5 मिलियन से हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। और जो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस कैरी डाउन था वो 850 था। सो हमने क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन को अमाउंट को लिखा और तीनों को ऐड किया, 130 प्लस 9.5 प्लस 850, दोनों तीनों को प्लस करने के पास हमारे पास वैल्यू आई 989.5। इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने 630 में से, तो हमारे पास 359.5 की परचेजिंग हो रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैश बेसिस पे। सो जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर पीपीई को ट्रीट करेंगे कि हमने परचेज किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, इस वैल्यू के साथ हम कैश का आउटफ्लो करेंगे। ठीक है। एक चीज ये नीचे जस्ट उन्होंने एंट्रीज दी हुई हैं, जनरल एंट्रीज मैंने लिखी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है। अब नंबर ऑफ बोनस शेयर्स पे आते हैं।
नंबर ऑफ बोनस शेयर्स की मैंने बात की थी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन मेंशन की है वो बेसिकली मेंशन की है कि हर जो आप 4 शेयर होल्ड करें इक्विटी शेयर्स के यहाँ पे जी हर 4 शेयर के अगेंस्ट में एक नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे आपके पास, अगर आप चेक करें इक्विटी शेयर में, वो आपके पास 300 थे। 300 को मैंने 1/4 किया, सो मेरे पास आया 75। सो 75 बेसिकली मैं मजीद नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू कर रही हूँ, ठीक है। सो मैंने उसकी एंट्री रिकॉर्ड की, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट जी। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा तो उन्होंने शेयर कैपिटल की का एक लेजर बनाया हुआ है जी। नेक्स्ट पेज पे जाएं तो उन्होंने शेयर कैपिटल का एक लेजर बनाया हुआ है जिसमें आपके पास जो ओपनिंग शेयर्स हैं 300 वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डेड हैं। शेयर प्रीमियम अगेन बिकॉज ऑफ द जनरल एंट्री आपका जो है बेसिकली क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डेड है 75, जो भी हमने कैलकुलेट किया। अब आप ये देखें कि जो कैरी डाउन हो रहा है शेयर प्रीमियम वो 500 से हो रहा है, ऐसा ही है डेबिट साइड पे देखें अगर आप, ठीक है। सो उन दोनों का डिफरेंस लेना 500 माइनस 300 माइनस 75। सो ये जो 125 आ रही है ना, ये हम कैश शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। ये हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कैश बेस शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पे देर वाज आल्सो कैश शेयर्स इशूड ऑन March 1, 2013, ठीक है। सो ये डिडक्ट करके हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो रहे हैं वो कैश शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर प्रीमियम का इन्होंने लेजर बनाया हुआ है। शेयर प्रीमियम में अगर हम चेक करें तो हमारे पास ओपनिंग जो फिगर थी वो 85, ठीक है। अगेन हमारे पास जो क्लोजिंग फिगर थी, जो कैरी डाउन की फिगर थी वो 150 है, ठीक है। शेयर कैपिटल क्योंकि अभी हमने एंट्री पास की प्रीवियस पेज के ऊपर जिसमें हमारे पास शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा था बिकॉज ऑफ शेयर कैपिटल, सो हमने उसको 75 को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। 150 और 75 को जब हमने प्लस किया, ठीक है, सो उसमें से हमने डिडक्ट किया ओपनिंग बैलेंस, और हमारे पास शेयर प्रीमियम की जो वैल्यू आई है वो आई है 140। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि इश्यूएंस ऑफ शेयर के अंदर जो भी न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं और जो भी शेयर प्रीमियम है उनको ऐड करके एक ही बार हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैपिटलाइज या पार्ट बन जाएगा उसका, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद बच्चे आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उन्होंने ट्रीट किया हुआ है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं आपके पास, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं जी, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। अब आपके पास जो ओपनिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो बेसिकली हैं 180, ठीक है। और आपके पास जो क्लोजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, पहले इसको देख लेते हैं, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे 30, ठीक है। अब आप ये देखें कि आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी वैल्यू के साथ डिक्रीज हो रही थी, वो 150 से डिक्रीज हो रही थी। 150 से आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट में आपको कैश आ रहा है तो यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए कैश डेबिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्रेडिट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्रेडिट हो रही है बिकॉज ऑफ कैश। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बताया आपको कि जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की है वो 27 मिलियन प्रॉफिट पे सेल की है, ठीक है। सो एक तरफ से कैश प्रोसीड हो रहा है आपको 150 मिलियन का और दूसरी तरफ से आप प्रॉफिट आपको हो रहा है 27 मिलियन। सो 150 प्लस 27 आपका 177 बनता है। सो कैश का इनफ्लो हो रहा है 177। अब 177 में 30 को ऐड करेंगे तो आपके पास 207 आ गया। 207 में से ओपनिंग फिगर को आपने लेस किया तो 27, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। सो इसके अंदर अगर आप देखें आपके पास डेफर्ड टैक्स नॉन करंट लायबिलिटी का है 172, ठीक है। और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी के पास जो टैक्स की प्रोविजन है वो 213 है, उसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है। दूसरी तरफ एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखें सो आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 31 मिलियन है, ठीक है। सो आपने 172 प्लस 213 प्लस 31 को ऐड किया तो आपके पास 416 आ रहा है तीनों को ऐड करने के बाद। दूसरी तरफ अगर आप क्लोजिंग टाइम के ऊपर डेफर्ड टैक्स को देखें 12 एंड 83,
सो 12 और 83 आपकी करंट और नॉन करंट में डेफर्ड टैक्स को मैंने मेंशन किया हुआ है। सो 416 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 एंड 83, आपके पास 321 आ रहा है। तो 321 की जो कैश है आप पे कर रही हैं अगेंस्ट योर टैक्स। ठीक हो गया। सो ये जो 321 है ये बेसिकली आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बेसिकली डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है। सो इसको हम बाद में ट्रीट करेंगे किस तरह से। यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंसेस है हमने मेन उनको देखने हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट भी है। इसको फाइनेंस कॉस्ट कह दें, इंटरेस्ट ऑन लोन कह दें, एक ही चीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन अब आप दो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम के ऊपर पे कर रही हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखें सो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप एक लोन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जून 30 को और दूसरा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 31 दिसंबर, यानी कि सेमी एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है। सो इस बेसिस पे आपके पास जो लोन की जी लोन नोट की जो ओपनिंग अमाउंट थी वो थी 100 मिलियन। सो 100 का आपने 6.12 किया और 9% कर दिया। 9% आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस था। उस रेट को जब आपने अप्लाई किया, ठीक है, सो अब आपके पास वैल्यू आ रही है 4.5 मिलियन। ठीक है, ये आपका जुलाई टू 31 दिसंबर था। फिर आपके पास जनवरी 1 टू 30 जून 60 मिलियन की अमाउंट थी। 60 मिलियन के ऊपर अगेन आपने अप्लाई किया। सो आपके पास आ रहा है 2.7। सो इस 2.7 को आपने ऐड करना है 4.5 से, तो टोटल वैल्यू आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की आ रही है 7.2। अच्छा ये देखें कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना ये 30 जून की है। सो इसका मतलब ये कि 1 जुलाई 2012 टू 30 जून 2013 ये आपकी जो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हो रही है फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है। सो ये 7.2 टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है। आगे मूव करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। जी गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट को देखें ये आपकी इनकम होती है जो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होती है। ठीक है। ओपनिंग अगेन आपकी फिगर है गवर्नमेंट ग्रांट की 200 और क्लोजिंग है 125। ठीक है, सही हो गया। और आपके पास सॉरी क्लोजिंग नहीं, करंट लाइबिलिटी में जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है वो 125 है। क्लोजिंग है आपकी 525 एंड 100। ठीक है। सो आप क्या करेंगे 525 प्लस 100 को ऐड करेंगे। सो आपके पास 625 आ गया। अब 625 में से 200 और 125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 300 की जो आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट की कैश है वो आपने रिसीव किया है। सो यू हैव रिसीव द कैश इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, इज 300 मिलियन। ठीक है। सो उसके बाद रिटेन अर्निंग। अच्छा रिटेन अर्निंग का हम बेसिकली इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रिटेन अर्निंग के थ्रू हमें नेट इनकम बिफोर टैक्स वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन को और से देखें, क्योंकि हम एक दो बार देख चुके हैं, देयर वाज नो वैल्यू लाइक नेट इनकम बिफोर टैक्स, सो वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इनकम बिफोर टैक्स वैल्यू। ठीक है। इसके अंदर हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है, आप ये देखें कि आपके पास जो रिटेन अर्निंग है वो आपके पास ओपनिंग टाइम की है 40 मिलियन। ठीक है, और क्लोजिंग टाइम पे आ रही है 66 मिलियन। एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैरी डाउन मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अब उसके अलावा कहां कहां पे रिटेन अर्निंग यूज हो रही है ताकि उनके इफेक्ट को भी ट्रीट करके हम नेट इनकम बिफोर टैक्स पे पहुंच जाए, ऐसा ही है। सो सबसे पहले तो हम डिविडेंड रिटेन अर्निंग से पे करते हैं, तो डिविडेंड को यहाँ ट्रीट होना चाहिए। सो हमने कैश डिविडेंड पे किया है 25 मिलियन का। सो जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी क्या एंट्री बनती है, कोई बता सकता है? रिटेन अर्निंग डेबिट होती है क्योंकि रिटेन अर्निंग एक तरह से हमारी इनकम होती है ना, हमारे शेयर होल्डर की। तो हमारी रिटेन अर्निंग डेबिट होती है और हमारी फिर डिविडेंड एक्सपेंस जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो बेसिकली आप वो पे कर रहे हैं। ठीक है। सो आपकी जो डिविडेंड पेएबल की लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे आप आपका कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। सो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश डिविडेंड्स की वजह से 25 मिलियन। दूसरी तरफ आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे थे अपने रिटेन अर्निंग में से कुछ अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन रिटेन अर्निंग आपकी डेबिट हो रही है यानी इनकम डिक्रीज हो रही है जनरल रिजर्व की वजह से 20 मिलियन। तीसरी तरफ आप इस साल जो
इनकम टैक्स पे करें वो 31 मिलियन। सो टैक्स जो आप पे करें उसमें वो भी आप रिटेन अर्निंग से पे करें, है ना। सो अल्टीमेटली यहाँ पे रिटेन अर्निंग अगेन आपकी डेबिट हो रही है और इनकम टैक्स जो है वो बेसिकली आपका जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है 31 मिलियन से। सो यहाँ पे 25 प्लस 20 प्लस 31 प्लस 66, इनको प्लस करेंगे 142 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 तो आपके पास 102 जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है नेट इनकम बिफोर टैक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है दैट इज नेट इनकम बिफोर टैक्स। सो ये वर्किंग थी जो हमने देखनी थी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं दूसरी जगह पे ले जाती हूँ, दूसरे पेज पे, ताकि ये वर्किंग रिटेन रही है। बच्चे अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे। हमारी कंपनी का नाम है 5 स्टार कंपनी। बच्चे लेट मी, मुझे चार्जिंग पे लगाने थे लैपटॉप, जस्ट अ मिनट। ये 5 स्टार कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले आपके पास आ जाती है फॉर द पीरियड एंडेड 30th June 2013। सबसे पहले है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा, नेट इनकम बिफोर टैक्स क्या वैल्यू आई थी, आप लोग देखकर बताइएगा। नेट इनकम बिफोर टैक्स की क्या वैल्यू थी हमारे पास? 102 मिलियन। ये जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास मिलियन में है। ठीक है, 102 मिलियन। अब उसके अलावा हमने एडजस्टमेंट किस किस की चीज की करनी है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था हमारा, वो ऐड हो जाएगा 130 मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। 130 मिलियन था, आप इसको देख लें, 130 मिलियन जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंस 7.2 मिलियन। ठीक है, देन हमने सेल की थी इन्वेस्ट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गेन ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी थी ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो हमारी सेल हुई थी 27 मिलियन प्रॉफिट पे। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है ये गेन की है। तो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो गेन की वैल्यू होगी किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, वो बेसिकली आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, इसी तरह हमें गेन हुआ था ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है,
सो वो जो गेन था वो था 0.5 मिलियन का। आपको याद होगा, मुझे वापस उन वैल्यूज पे जाने की जरूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये देखिए यहाँ पे हमने जो बुक वैल्यू थी 9.5 थी, 10 पे सेल किया था, 0.5 का हमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये भी गेन था, गेन को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम अमोर्टाइज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट कम होता है, जबकि हम कैश के फॉर्म में पे नहीं करें। सो ये जो 5 मिलियन है इसको ऐड बैक करेंगे, ठीक है। सो ये क्या था, 40 मिलियन का हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया था, और रिमेनिंग उसकी बुक वैल्यू रिकॉर्ड की थी 35 मिलियन। तो ये 5 मिलियन जो है बेसिकली आपका ये वो है, ठीक है। अब अगर हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, जो ब्रैकेट की वैल्यू है उनको सब्ट्रैक्ट करें और बाकी वैल्यू को ऐड करें, तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास? बच्चे, मेरे पास आ रही है 114.7। इसको चेक कीजिएगा, यही वैल्यू आ रही है आपके पास भी। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, सो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दोनों को प्लस करने से, वो ये आ रही है 216 पॉइंट, ठीक है, 216.7। सही हो गया। अब हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक हो गया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें होंगी उनको डील करेंगे। सबसे पहले तो देखिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम जाएं तो मैंने नोट डाउन की थी चीजें कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है। सो जब करंट एसेट्स आपके इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डिडक्ट करते हैं, क्योंकि हम कैश की फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्री विद द वैल्यू ऑफ, कितनी वैल्यू थी उसकी, 13 मिलियन। सो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्रीज इंक्रीज होंगी, कैश की फॉर्म में पेमेंट होगी, कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब यू आर कलेक्टिंग द कैश, कैश का इनफ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितनी अमाउंट के साथ, आई गेस 36 मिलियन ना, सॉरी 36 मैंने 35 लेते, 36 मिलियन, ऐसा ही है। आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये इनफ्लो है जी। तो नेक्स्ट आपके पास है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट बनेगा ये। ड्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी इसी का पार्ट है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपके ड्यू हैं ये बेसिकली आपकी कैश की फॉर्म में इंक्रीज नहीं कर रही, लेकिन आपने अपने इनकम, नेट इनकम के अंदर रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया हुआ है इसको। तो हम उसके इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उसको वो करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ड्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपके ओवर द पीरियड वो तो इंक्रीज रहे हैं, लेकिन क्या आपने कैश रिसीव की है? नहीं, ये आपके रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो रिसीवेबल इंक्रीज होने से आपके कैश में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इसकी वजह से जो आपने इनकम को इंक्रीज किया हुआ था इसको हम सब्ट्रैक्ट करके उसकी कैश बेसिस पर लेकर आएंगे। तो कितनी वैल्यू का डिफरेंस था बच्चे? 25 ना, 25 मिलियन, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर ट्रीट होंगी। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स भी इसमें आएगा जी। ट्रेड पेएबल्स जो हैं बेसिकली आपके ओवर द पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं। सो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी का मैंने क्या बताया था आपको जी, बताइएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है? 42 मिलियन। अब आपके जो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने एक तरह से उसमें एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि एक्चुअल में आपने पे कुछ नहीं किया। सो हमने इसको ऐड किया कर दिया कि एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस नहीं था,
सो हमारी कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, सो हम कैश बेसिस पे इसको ला रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक इसके अंदर ऐसी और कोई चीज नहीं है। हम इनकम टैक्स और इंटरेस्ट पेड को डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन चीजों को देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। जी, इसको देखिए, 36 और 42 को ऐड करें और बाकी दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैल्यू क्या आ रही है? 36 पॉइंट प्लस 42 माइनस 13 माइनस 25, वैल्यू आ रही है आपके पास 40 आ रही है ना? Yes, 40 ma'am. मिलियन, 40 मिलियन। ठीक है, अब 40 मिलियन 216.7 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 256.7। चेक कर लीजिएगा, यही वैल्यू आ रही है। जी, उसके बाद बच्चे हम इनकम टैक्स को और इंटरेस्ट पेड को लेस कर देंगे। सो हमारे पास इनकम टैक्स, अगर आप अपने लेजर अकाउंट को ओपन करें तो हमारे पास जो इनकम टैक्स एक्चुअल पे हुआ था वो आई गेस 321 मिलियन पे हुआ था। आप चेक कीजिएगा, मुझे बता दें। और दूसरा, हमने जो इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट किया है वो दो डिफरेंट वैल्यू का क्यूमुलेटेड हमारे पास था 7.2 मिलियन। अब अपने लेजर से देख लें, यही वैल्यूज है ना? दोनों को प्लस किया, 321 प्लस 7.2। ठीक है, सो ये वैल्यू आ रही, इस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 328.2। जी, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसमें से 256 में से। आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? नेगेटिव आनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपका आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। सो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है, विच इज 71.5। सो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, यूजुअली मैं आपको बताऊं कि जनरली आपका, इन जनरल बात कर रही हूँ कि आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मोस्टली पॉजिटिव होता है। कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव होता है। बस ये कि इनडायरेक्ट मेथड से, क्योंकि हमारे पास कुछ चीजें जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ट्रीट होती थी, जैसे इंटरेस्ट इनकम कुछ जगहों पे फाइनेंसिंग में ट्रीट होता है अभी भी, सो उसको ट्रीट नहीं किया जाता, ये इन्वेस्टिंग में ले जाते हैं, क्योंकि हमने उसको भी इसका पार्ट बना दिया। इस वजह से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव आ रहा है। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका पॉजिटिव आ रहा होता है। आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेजरली नेगेटिव आता है और आपका फाइनेंसिंग और ऑपरेशनल एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब हम नीचे, यहाँ तक कोई चीज की समझ नहीं आई तो पूछें पहले। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी कंप्लीटेड है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर अगर आप देखें, सो सबसे पहले तो हमारे पास, हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल किया था 10 मिलियन पे, तो हम लिखेंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका इनफ्लो हो रहा है। दूसरी तरफ आपने परचेज किया था सॉफ्टवेयर, वो आपने परचेज किया था 40 मिलियन का, उस 40 मिलियन की अमाउंट का आउटफ्लो हो रहा है। एक और चीज जो आपने रिसीव की थी, गवर्नमेंट ग्रांट, वो भी इन्वेस्टमेंट इनकम है ना आपकी,
गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल रही है। सो हमने लेजर के अंदर उसको फाइंड आउट किया था, वो हमने देखा था कि कैश ग्रांट जो हमें रिसीव हुई है वो 300 मिलियन की, वो आप चेक कर सकते हैं। हमने एक और शुरू पहला जो हमने बनाया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर, हमने परचेज की थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसकी जो वैल्यू के अगेंस्ट में हमने परचेजिंग की जो कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 359.5। आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है, उतनी अमाउंट का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, साथ में आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो सेल करें उससे जो कैश का इनफ्लो हो रहा है वो आपके पास हो रहा है 150 प्लस 27। किस तरह से 150? क्यों? क्योंकि 150 से आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ओवर द पीरियड डिक्रीज आ रहा था। ठीक है, ये देखें आप, कहाँ चला गया जी, 150 से डिक्रीज आ रहा था, दूसरी तरफ आपको प्रॉफिट हुआ था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, तो दोनों को ऐड करके आपके पास वैल्यू आई 177। ठीक है, सो आई थिंक इसके अलावा कोई भी और चीज नहीं है जो हम इन्वेस्टिंग के अंदर ट्रीट करेंगे। लेट मी सी, नहीं और कुछ भी नहीं है। सो इसको हम करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। ब्रैकेट वाली चीजों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस वाली चीजों को और बाकियों को ऐड कीजिएगा। बताएं क्या वैल्यू आ रही है। 300 ऐड किया, प्लस 177 ऐड किया, प्लस 10 ऐड किया, -40 किया, -359.5 किया। सो 80, देखिएगा आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, चेक करें, शायद मेरे पास गलत आ रही है। एटी 7.5, यही आ रही है वैल्यू, 87.5 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो इसका मतलब 87.5 की जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। विच इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अगर हम देखें तो उसके अंदर सबसे पहले प्रोसीड्स हमने, क्योंकि शेयर्स इशू किए थे तो हमारे पास शेयर्स इशू की वजह से कैश का इनफ्लो हुआ था। प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ न्यू इक्विटी। इसमें अगर हम देखें, अब अपने लेजर में जाए ना, तो लेजर दो तरह के हमने बनाए थे, शेयर प्रीमियम का और शेयर कैपिटल का। उसमें हमारे पास एक जो कैश बेस्ड शेयर्स इशू किए थे वो थे 125, जिसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी। दूसरी तरफ हमारे पास शेयर प्रीमियम की जो वो वैल्यू आ रही थी 140। ये दोनों के दोनों आपके शेयर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे 265 वैल्यू आ गई। ठीक है, यू कैन ओपन द लेजर एंड यू कैन सी दैट कि हमने कैश पे जो शेयर्स इशू किए थे वो 125 मिलियन के किए थे। 140 जो थी वो हमारे पास शेयर प्रीमियम की वैल्यू कैरी डाउन हो रही थी। सो अल्टीमेटली दोनों को ऐड कर लिया हमने। उसके बाद बच्चे हमने रिडेम्पशन की है लोन की 40 मिलियन के साथ। सो 40 मिलियन की कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा हमने डिविडेंड पे किया है, वो हमने पे किया है 25 मिलियन का, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 मिलियन का डिविडेंड पे किया है। सो 25 मिलियन, ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो इनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 265 में से 40 माइनस 25, 200। ठीक है, अब ये देखिएगा कि
जो मैंने इसको अंदर इनर कॉलम में नहीं लिखा, इसको मैं इनर कॉलम में लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आप ये देखें कि इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको लेस करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ना आपकी, इसको मैं नीचे लिखती हूँ। ये जो वैल्यू है ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड दैट वाज बेसिकली द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब तीनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करके मुझे बताएं कि आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। आप लोग बताएंगे अब मुझे। जी आप लोग बताएंगे। जी प्लीज लेट मी नो। 216 आना चाहिए बच्चे। 80, सिंपल सी बात है, आप 200 प्लस करें 87.5, सब्ट्रैक्ट करें 71.5, 216 आ रहा है। एंड 216 अगर आप चेक करें, सो यहाँ पे जो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की नेट चेंज कैलकुलेट की थी वो भी 216 की थी। सो इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है। सो ओपनिंग जो आपके पास कैश की फिगर थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, वो आपके पास 392 और आपके पास एंडिंग ईयर की है 608। आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अभी कुछ सवाल है तो पूछें। क्वेश्चन कंप्लीटेड है बच्चे आपका। ये मैं आपसे एक्सेल फाइल शेयर कर देती हूँ और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देती हूँ आपसे। जी कोई सवाल है तो पूछ